कहीं ना कहीं भारत की आज़ादी में कई लाख लोगों की जानें गई, संपत्तियां बर्बाद हो गई, बचपन बर्बाद हो गया, परिवार बर्बाद हो गया, सिर्फ ये सपना देखने के लिए कि हम अपने आप को आज़ाद भारत का एक आज़ाद नागरिक कह सकें। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं देश की आज़ादी के 77 साल ख़त्म हो गए और अब हम 78वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। आज़ादी का वो सपना जो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए उस वक्त के योद्धाओं ने देखा था, जिन्हें फांसी के फंदों पर लटकना पड़ा या जिन्हें अंग्रेज़ों ने किसी पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी, या वो लोग जो काला पानी तक की सज़ा काटने के लिए पहुँचे, या वो लोग जो जेलों से कभी बाहर नहीं आए, या वो लोग भी जिन्होंने माफ़ीनामा लिख कर दे दिया और अंग्रेज़ों से सौदा कर लिया। कहीं ना कहीं भारत की आज़ादी में कई लाख लोगों की जानें गई, संपत्तियां बर्बाद हो गई, बचपन बर्बाद हो गया, परिवार बर्बाद हो गया, सिर्फ ये सपना देखने के लिए कि हम अपने आप को आज़ाद भारत का एक आज़ाद नागरिक कह सकें। इसी कुर्बानी को देने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित या जो दूसरी कौमें हैं, सब एक साथ खड़ी हुई थीं। तब अंग्रेज़ों को लगा कि अब भारत में बने रहना मुश्किल काम होगा। ज़रा सोचिए, भारत आज़ाद होते ही पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तान के भी दो हिस्से आज दुनिया के सामने, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है, ये हमारे ही देश का एक हिस्सा है, एक भाग है। एक रणनीति के तहत पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बनाया गया और बाद में हम ही ने मदद करके बांग्लादेश बनवा दिया। अगर भारत का नक्शा देखें तो थोड़ा नीचे से आए तो श्रीलंका की हालत दुनिया के सामने। वहाँ की जनता ने वहाँ के सत्ताधारियों के घरों में घुसकर कब्ज़ा कर लिया, तोड़फोड़ की और नेताओं को भागना पड़ा। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो बर्मा की कहानी सबके सामने है और फ़ौज ने आज वहाँ सत्ता जमा ली। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो बांग्लादेश अभी अभी वहाँ की प्रधानमंत्री को भागकर भारत आना पड़ा और भारत में उन्होंने शरण लिया। पाकिस्तान की हाल पूरी दुनिया को पता है। ये बातें मैंने इसलिए कही कि कहीं ना कहीं भारत की आज़ादी से ये सारे पट्टे, ये सारी सरहदें जुड़ी हुई हैं। आज उनकी क्या हाल है? आज हमें ये भी सोचना होगा कि 77 साल हमारी आज़ादी को पूरे हो गए। जैसे जैसे हमारे एक एक साल आगे बढ़ रहे हैं, यानी 100 साल मनाने की कड़ी में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो सच्चाई हमारे देश की क्या है? अंग्रेज़ों के दौर में और अंग्रेज़ों के दौर से थोड़ा सा पहले हमारे देश में ज़मींदारी हुआ करती थी। एक गांव, दो गांव, चार गांव, इस तरह से एक ज़िम्मेदार हुआ करता था। उसे ज़मींदारी का दौर कहा जाता है, वो ख़त्म हुआ। आज़ाद भारत में करीब 14 से 15 मालदार घरानों को छोड़कर इस देश में बसने वाले 135 करोड़ में से कुछ परसेंट, यानी अगर 2% छोड़ दिया जाए, जो इस वक्त भारत को चला रहे हैं या भारत की सत्ता में कहीं ना कहीं कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, या कुछ लोग अपोजिशन में बैठकर आवाज़ उठा रहे हैं। बकिया जनता परेशान हाल है और हम अपने मोबाइल फ़ोन पर एक टोन सुन रहे हैं कि घर घर तिरंगा लगाना है। तिरंगा लगाना है, आज़ादी मनाना है, ये दो बातें बहुत अच्छी बात है।
अपने देश से प्रेम करना ही चाहिए, मगर क्या ये प्रेम करने के लिए सिर्फ देश की जनता की जिम्मेदारी है? देश में मौजूद सत्ताधारी या सत्ता से बाहर जो लोग हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि देश प्रेम में वो भी आगे रहें? एक तिरंगा भी अगर हम ख़रीद रहे हैं मार्केट से, तो ये वही लोग हैं, ये वही सत्ताधारी हैं या उनके सहयोगी हैं, उन्हीं की कंपनियों का बनाया हुआ तिरंगा हम खरीदते हैं। बहरहाल, भारत की आज़ादी का 78वां साल आपके सामने है। ज़रा सोचिए, किसे फ़िक्र है कि मणिपुर में क्या चल रहा है? मणिपुर में कितने लोग आपसी तनाव में मारे गए? लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया। हद तो यहाँ तक हो गई कि वहाँ के लोगों ने पुलिस स्टेशन से हथियार तक लूट लिए। भला हो इसमें कोई मुसलमान नहीं था, नहीं तो मीडिया चीख चीख कर चिल्लाती कि ये आतंकवादियों का काम है। आज़ाद भारत के पहले ही 1936 में नक्सलवाद की बुनियाद हमारे देश में पड़ गई थी, कलकत्ता के नक्सल गांव में। उसके बाद हालांकि ये बुनियाद पड़ी थी ज़मींदारों से गरीबों की ज़मीनें वापस दिलाने का ये अभियान था, मगर बाद में वो अभियान धीरे धीरे बदल गया। आज नक्सलवाद की असल कहानी हमारे देश के जवानों को शहीद किया जाता है और उनसे हथियार ले लिया जाता है। यहाँ भी ख़ास बात है कि नक्सलवाद में मुसलमान नहीं है। इन 78 सालों में अगर बात करेंगे तो हमारे देश का राज बेचने वाले, पाकिस्तान को या दूसरे देशों को बेचने वाले जो लोग थे, वो कौन लोग हैं दुनिया के सामने है। यहाँ ये भी अच्छी बात है कि उसमें मुसलमान नहीं है। कहीं ना कहीं भारत की आज़ादी के बाद इधर पिछले 15 सालों में अगर देखा जाए, हालांकि ये बीज कांग्रेस पार्टी ने बोया था जो बड़ा हो गया और अब सत्ता पक्ष उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करके उठा रहा है। आज भारत में हिंदुस्तानी मुसलमानों की जो हालत है, दलितों की जो हालत है, कमज़ोर लोगों की जो हालत है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक समाज है उनके साथ अत्याचार हुआ, ये गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। मगर भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ जो हो रहा है, नाम पूछकर उन्हें जान से मार दिया जा रहा है। कभी गाय के नाम पर, कभी बैल के नाम पर उन्हें पकड़कर पीट दिया जाता है। इस पर बात कौन करेगा? सोचने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि भारत को आज़ादी किसी एक समुदाय ने दिलाई है। भारत में रहने वाले सभी लोगों ने भारत को मिलकर, आज जो लोग मौजूद हैं उनके जो पूर्वज थे उन्होंने दिलवाई है। शहीद भगत सिंह के सपने को हम भूल गए, अशफाकुल्लाह खान के सपनों को हम किनारे कर चुके, शहीद अब्दुल हमीद की वो सोच, उसको हम सलाम नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्यों? क्या भारत की आज़ादी में इस देश में बसने वाले अल्पसंख्यकों का अनुदान, सहयोग नहीं है? और अगर नहीं है तो ये भी बताइए कि इंडिया गेट पर जिन लोगों के नामों का लिखा हुआ वो इतना बड़ा पत्थर, फिर ये कौन लोग थे? आज के प्रयागराज के कोतवाली के पास नीम के पेड़ की कहानी क्या है, ये तो बताइए। रज़िया सुल्तान कौन थी, ये तो बताइए। अकबर की बात की जाती है, APJ अब्दुल कलाम की बात क्यों नहीं? ये भी तो अल्पसंख्यक समाज से ही। ज़रा सोचिए, हमारे देश में जातिवाद कितना बढ़ चुका है कि नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह होता है और उसमें देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता। देश में राम जन्मभूमि की आड़ में सपना देखा जाता है राम राज्य का, मगर राम जन्मभूमि के उद्घाटन समारोह में सिर्फ प्रधानमंत्री सामने आते हैं। देश की सर्वश्रेष्ठ नागरिक राष्ट्रपति, उन्हें बुलाया ही नहीं जाता है।
आज सवाल है, जनता परेशान हाल है, धनवान माला माल है, नेता कुर्सियों पर बैठकर फैसले कर रहे हैं, वो उनके लिए मतलब अपने दोस्तों के लिए। इस देश में रहने वाले जो लोग हैं, अगर उन्हें धर्म के नाम पर बहकाया जाएगा तो ज़्यादा दिन नहीं। अयोध्या मिसाल है, राम की नगरी में सत्ता पक्ष हार गया, इसका मतलब लोगों ने नकार दिया। ये पेट है, इसको रोटी की ज़रूरत पड़ती है, और जब पेट में भूख लगी हो, आग जली हो, तो ना तो कोई धर्म अच्छा लगता है, ना कोई देश अच्छा लगता है। वक्त रहते हमारे देश को ऐसे नेताओं से दूर करना होगा, सत्ता से, जो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते करते बहक गए। इसलिए उन्हें आने वाले चुनाव में, जैसा कि हुआ भी है, एक बार फिर देश के 3 हिस्सों में विधानसभा का चुनाव सामने है, इस तरह के हिंदू मुस्लिम की नेतागिरी करने वाले जो लोग हैं उन्हें किनारे करना होगा, देश को बचाना है। तो देश की आज़ादी का सपना देखने वाले हमारे वो शहीद, उन्हें याद करना होगा। उनका सपना ये नहीं था कि हम एक दूसरे की जान ले लें, नाम पूछें और उसका काम तमाम कर दें, वो जेल जाए और जब छूट कर आए तो हम उसका हार फूल करें। उन शहीदों का ये सपना था कि इस देश में लोग आज़ादी के साथ रहें और ये देश आगे जाए। ज़रा सोचिए ना, हम कितना आगे गए। इस देश में लोग हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, दलित हो गए, ईसाई हो गए, सिख हो गए, मगर भारतीय होने को कोई तैयार नहीं। ज़रूरत है बड़े बदलाव की, और इस बड़े बदलाव में हमारे देश का जो यूथ है वो प्रयास कर सकता है। प्रयास कैसे करना है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले जो लोग हैं उनको सत्ता से दूर करने के लिए उन्हें मतदान ना करें, वरना हमारे यूथ का आने वाला जो भविष्य है वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जब रोटी नहीं होगी तो फिर सवाल उठेगा, और जब सवाल उठेगा तो हमारे पड़ोसी देश, उनके क्या हालात हो चुके हैं वो सब देख रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ गलत हुआ, उसकी निंदा होनी चाहिए, मगर देश में अगर इस तरह की घटना हो रही है तो उसकी भी निंदा करनी पड़ेगी। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित करके नहीं चलता। मैं खान फ़ख्र आलम। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, भारत शक्ति समाचार यूट्यूब चैनल।